इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का वर्णन चल रहा है। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। मध्यलोक को तिर्यक लोक के रूप में क्यों कहा जाता है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि यह पूरा मध्यलोक मुख्य रूप से द्वीप और समुद्रों से भरा हुआ है। इस मध्यलोक में द्वीप और समुद्र ही हैं। उन द्वीपों के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप बड़े बड़े तुलोई पंडिती आदि ग्रंथों से समझ पाएंगे, और उन द्वीपों और जो समुद्रों का विस्तार है वो विस्तार एक तिर्यक रूप में रहता है। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, है ना। तो इस तरह का जो विस्तार होता है, इसलिए इस लोक का नाम तिर्यक लोक भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप लवणोदादयः, ये द्वीप और समुद्रों के नाम से इनकी शुरुआत की गई है। आदयः का मतलब आदि। सबसे पहला द्वीप का नाम बताया जम्बू द्वीप, और सबसे पहले समुद्र का नाम बताया लवणोद, लवण समुद्र। जम्बू द्वीप और लवण समुद्र, इनको आदि करके, माने इनको मुख्य बना करके, इनसे प्रारंभ करके कहाँ तक जाना, तो आचार्यों ने लिखा है कि आप अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र तक भी पहुंच सकते हैं। और वह अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र का नाम भी शास्त्रों में मिलता है। यहाँ नहीं दिया, लेकिन शास्त्रों में उसका नाम मिलता है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ये अंत का द्वीप और अंत का समुद्र कहलाता है। जम्बू द्वीप सबसे प्रमुख है, सबके बीचों बीच में है। यह भी ध्यान में रखना कि यह जम्बू द्वीप आदि नाम जो हैं, ये शुभ नाम यहाँ कहे गए हैं। शुभ नाम का मतलब होता है कि जितने भी द्वीप और समुद्रों के नाम हैं वो सभी शुभ हैं, मंगलकारी हैं, है ना। और ये सभी अकृत्रिम हैं, और ये हमेशा से अनादि निधन, ये सभी रचनाएं हैं। तो इन जम्बू द्वीप और लवण समुद्र को प्रमुख बना करके आप असंख्यात द्वीप और समुद्रों की अपने दिमाग में एक रचना बनाना। ये जो रचना बनेगी यही कहलाएगी मध्यलोक की रचना। ये तो हो गया मध्यलोक का एक तरह का तिर्यक विस्तार, जो धरातल पर एक फैलाव है वो हो जाता है। जब हम ऊंचाई की अपेक्षा से देखते हैं तो इस मध्यलोक की ऊंचाई 1,00,000 योजन तक होती है। जो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है वह पूरा मध्यलोक में ही गर्भित हो जाता है। इस बात से आप ये भी जानना कि जो भी हमें ऊपर चंद्रमा, सितारे और जो कुछ भी सूर्य आदि, नक्षत्र आदि जो ऊपर
भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं, ये सभी मध्य लोक में ही आते हैं। ऐसा नहीं समझना कि हमने मुंह ऊपर उठाया तो ऊपर ऊर्ध्वलोक हो गया। ऊर्ध्वलोक तो आपको दिखेगा ही नहीं, जो दिख रहा है वो सब आपको क्या दिखेगा? मध्य लोक दिखेगा। तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। इसका नाम जम्बू क्यों रखा? तो नाम तो सभी अकृत्रिम अनादि निधन हैं, और उन नाम के पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है शास्त्रों में कि इस जम्बू द्वीप के मध्य में जो भोग भूमि है, एक उत्तर कुरु नाम की, जो विदेह क्षेत्र के मध्य में कहलाती है, उसमें एक जम्बू वृक्ष होता है। उस जम्बू वृक्ष के नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है, या रखा रहता है या चलता रहता है ना। रखा गया है ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उनमें कोई कुछ करने वाला तो है नहीं। तो वो जम्बू द्वीप नाम इसका इस कारण से पड़ा हुआ है। अब वो जम्बू वृक्ष जो होता है वह अपने अनेक और परिवार वृक्षों के साथ में सुशोभित होता है, और उस वृक्ष पर भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। बाकी की शाखाओं पर अन्य देवादि भी होते हैं। तो वह भी अनादि निधन अकृत्रिम वह जम्बू नाम का वृक्ष है, और वह रत्नों का बना हुआ होता है। उसे वनस्पति का एक मत जानना, पृथ्वी का एक जानना। ऐसे उस वृक्ष के कारण से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। अब आगे इसके क्या होता है वो आगे बताया जा रहा है। द्विर द्विर विष्कंबाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिड़ो वलया कृतयः। द्विर द्विर विष्कंबा। द्विर द्विर ये दो बार बोला है। द्विद्वि का मतलब होता है दुगना दुगना, है ना। इसको वीप्सा अर्थ कहते हैं कि जब यह हम किसी शब्द के साथ द्वि जोड़ देते हैं और उसका संबंध आगे के चीज़ों से होता है तो उसकी व्याप्ति उसके साथ बन जाती है। यानी जितने भी द्वीप और समुद्र होंगे वो सभी दुगने दुगने होंगे, ये उसकी एक व्याप्ति बन जाती है। सबसे पहला जम्बू द्वीप हो गया। जम्बू द्वीप के दुगनी चौड़ाई वाला क्या होगा? लवण समुद्र। फिर लवण समुद्र से दुगनी, है ना, पूरा जो उसका विस्तार है, व्यास है, उस वाला वो होगा धातकी खंड द्वीप आएगा। फिर उसके बाद में फिर एक समुद्र आएगा जिसका नाम होगा कालोदधि समुद्र, है ना। फिर कालोदधि समुद्र के बाद में आएगा पुष्करवर द्वीप। फिर पुष्करवर द्वीप के बाद में एक समुद्र आएगा जिसका नाम है पुष्कर समुद्र, है ना। आधा तो बाद में करेंगे। उसका नाम क्या है? पुष्कर समुद्र, पुष्करवर समुद्र होएगा। फिर उसके बाद में एक द्वीप आता है जिसका नाम है वारुणी वर द्वीप। क्या बोलते हैं? वारुणी। वारुणी माने वैसे शराब होती है, हाँ? ये बताएंगे। वारुणी वर द्वीप। और फिर उसके बाद में आता है वारुणी वर समुद्र, ठीक है ना। गिनते जा रहे हो? फिर उसके बाद में आएगा क्षीरवर द्वीप। फिर उसका समुद्र होएगा क्षीरवर समुद्र। फिर उसके बाद आएगा घृतवर द्वीप। उसके आगे समुद्र आएगा घृतवर समुद्र। फिर उसके बाद में आएगा इक्षुवर द्वीप, और उसके आगे का समुद्र होएगा इक्षुवर समुद्र। आठवां तो आप जानते ही है। आठवों, हाँ, दीप नंदीश्वरो बखानो, क्या बोलते हो, हाँ, आठवां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। ये आ गया आठवां द्वीप। आपको एक इमेजिन करा रहा हूं कि ये जो आप पढ़ते हो नंदीश्वर द्वीप, ये कहाँ है, कितनी दूरी पर है, और कितने द्वीप समुद्रों के दुगने दुगने होने के बाद इसका नंबर आया है। और आठवें समुद्र का नाम हो गया नंदीश्वर समुद्र। नौवां द्वीप, उसका नाम है अरुणवर द्वीप। अरुणवर द्वीप, समुद्र का नाम उसी के नाम से लगा लो, अरुणवर समुद्र, है ना। फिर 10वां अरुणाभास द्वीप और अरुणाभासवर समुद्र, ये हो गया। फिर जो 11वां आता है, इसका नाम पहले आता है कुंडलवर द्वीप
और कुंडलवर समुद्र। ये जानते रहे ना, इसको बताने का भी एक प्रयोजन है, पहले सुन लो, है ना। ये कुंडलवर द्वीप तक पहुंच गए, 11वें द्वीप। बीच में एक 12वां द्वीप और आता है, शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र। और फिर 13वां द्वीप आएगा रुचकवर द्वीप और रुचकवर समुद्र। यहीं तक हमें बात करनी है। आगे भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं और वो नाम तो संख्यात ही होते हैं, लेकिन द्वीप और समुद्र कितने असंख्यात हैं। तो आप सोचो कि अगर नाम संख्यात हैं और द्वीप और समुद्र असंख्यात हैं, समझ आ रहा है, तो वह असंख्यात द्वीप और समुद्रों के शुभ नाम हमें कैसे मिलेंगे? नए नए मिल पाएंगे? शब्द तो संख्यात होते हैं, नाम संख्यात ही बनेंगे। तो ये मान के चलना कि यही शुभ नाम रिपीट होंगे, है ना। कई लाखों के बाद में फिर यही नाम फिर रिपीट होंगे। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, इक्षुवर, अरुणावर, ये सब नाम फिर से रिपीट भी होंगे और ये नाम भी कई बार रिपीट होंगे, तब जाकर के असंख्यात द्वीप और समुद्रों की गिनती पूरी होगी। तो मतलब ये जानना कि जम्बू द्वीप एक नहीं है। कान खोल के सुनो, तत्वार सूत्र पढ़ने लिखने वालों लोगों, जम्बू द्वीप एक नहीं है, लवण समुद्र नाम का समुद्र एक नहीं है, लेकिन जो यहां बताया जा रहा है जम्बू द्वीप, वो पहले नंबर का द्वीप है, उसका नाम यहां जम्बू द्वीप बताया जा रहा है। वह असंख्यात जानने में आता है, नापने में आता है। अवधि ज्ञानी और मनः पर्य ज्ञानी उस असंख्यात के छोर को पा सकते हैं, केवल ज्ञानियों को तो प्रत्यक्ष दिखता ही है। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानी भी अपने श्रुत ज्ञान से उस असंख्यात को गिनती के रूप में या गणित के रूप में जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? कभी आप पल्य और सागरों का जो वर्णन किया जाता है या उसको नाप निकालने का जो तरीका बताया जाता है, उस तरीके को पढ़ना त्रिलोकसार आदि ग्रंथ में। समझ आ रहा है ना। जब उसमें कुंड बनाए जाते हैं, शलाका कुंड, महाशलाका, प्रतिशलाका, और उन कुंडों में जो रोम भरे जाते हैं और उन रोमों को जब खाली किया जाता है तो उसके माध्यम से जो पल्य बनता है और फिर उसके बाद में सागर की रूप में आती है, उससे इन असंख्यात द्वीप और समुद्रों की भी नाप की जाती है। समझ में आ रहा है? तो असंख्यात ये संख्या ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग से उसे अनंत जैसी समझ लें। अनंत नहीं है, ये है तो असंख्यात। ये एक संख्यात होता है जिसे हम न्यूमरेबल कहते हैं, है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और एक होता है असंख्यात, इन्यूमरेबल, उससे हम नहीं काउंट कर सकते, लेकिन वो काउंट होती है ना। आपको श्रुत ज्ञान के माध्यम से समझा तो दिया जाएगा, लेकिन आप समझने के बावजूद भी उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे इस कुंड को बराबर भी इसको खाली करके, फिर इसके भी बराबर दूसरे एक कुंड को भर के, फिर तीसरे कुंड को भर के, ऐसे कुंड में कितने रोम आ गए, उन रोमों के बराबर ये द्वीप और समुद्रों की संख्या का प्रमाण है। तो श्रुत ज्ञान से जानने में तो आएगा, लेकिन हम उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं जान पाएंगे। एक अंदाजा तो आपके श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी उन असंख्यात द्वीप समुद्रों का लग सकता है। सुन रहे? पल्य का नाम सुना? जब हम असंख्यात को नापने बैठते हैं तो हमारे सामने दो यूनिट आ जाते हैं, एक पल्य और इससे भी बढ़कर के होता है सागर। सागर इससे भी बड़ा यूनिट होता है। तो पल्य में 25 कोड़ा कोड़ी, पल्य में जितने रोम होते हैं, क्या बोला? एक पल्य नहीं, पल्य माने वैसे होता है गड्ढा, जो हम सलाका कुंड बनाते हैं ना, वो उससे पल्य नापा जाता है। अब उसमें 25 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो। कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है करोड़ में करोड़ का गुणा करना। तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्यों में जितने रोम समाएंगे, रोम भी कौन सा? अपने ये बालों का रोम मत डाल लेना उसमें, है जो बताया जाता है उत्तम भोग भूमि का नया उत्पन्न हुआ जो मेढ़ा होता है, उसके, है ना, बाल का अग्रभाग जो लिया जाता है, उसको एक रोम लिया है।
है ना। और उस रोम को जिसमें भरा जाता है, फिर उसके ऊपर बिल्कुल उसको प्रेशर करके बिल्कुल उसको लेवल बनाया जाता है, फिर उसके बाद में एक एक रोम को निकाला जाए, तो उससे जो ये द्वीप और समुद्रों की संख्या नापी जाती है तो वो इतनी बनती है। मतलब ये काउंटेबल है, इसलिए बता रहा हूं। अगर पल्ले के अनुसार देखना है तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले में जितने रोम आ जाएंगे उतने रोमों के बराबर द्वीप और समुद्रों की संख्या जान लेना। इतने असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। अगर सागर के अनुसार जानना हो तो 2.5 सागर, 2.5 माने 2.5, है ना। 2.5 सागर में जितने समय होंगे, समय बोल रहा हूं, सेकंड नहीं, हाँ, जो टाइम की सबसे फाइनेस्ट या शॉर्टेस्ट यूनिट होती है उसको समय कहते हैं। तो उस समय में, उस समय के अनुसार, माने 2.5 सागर का जो काल है उसमें जितने समय होंगे उन समयों के बराबर भी ये द्वीप और समुद्रों की संख्या जान लेना। कोई सी भी एक चीज काउंट कर लेना। पल्ले है वो भी असंख्यात में है, सागर है वो भी असंख्यात में है, समझ रहे। तो गणित है पूरा का पूरा, हर चीज व्यवस्थित है। कितने पल्ले में कितने रोम हैं और उन रोमों के बराबर ही वह द्वीप और समुद्रों की संख्या है, तो उतने ही के बराबर है वो। और वो भी पल्ले कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें उद्धार पल्ले लेना, अद्धा पल्ले होता है, व्यवहार पल्ले होता है, उसको मत लेना। उद्धार पल्ले ये तुम्हें बताना भूल ही गया, है ना। तो वो पल्ले कौन सा लेना, उद्धार पल्ले। तो इतना एग्जैक्ट हमको बिल्कुल नॉलेज दी जाती है। आप उस असंख्यात की संख्या तक पहुंचने के लिए, उस गणित को समझने के लिए कोशिश तो करें, है ना। तो वो गणित भी आपको समझाया जा सकता है। त्रिलोक सार नाम का एक ग्रंथ है, उसमें इस गणित को व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। जो पढ़ने के इच्छुक हों पढ़ने की कोशिश करना, समझ आ रहा है। एक बार पार्श पुराण के समय पर भी, है ना, ये पल्ले का वर्णन दिया गया था। उस वर्णन को सुनने करके फिर से पल्ले को रिवाइज कर लेना, रिमाइंड करना कि पल्ले माने क्या बताया था, है ना। तो ऐसे इन पल्ले के माध्यम से जो ये संख्या द्वीप और समुद्रों की निकाली जा रही है, आप सोचें कि एक जम्बू द्वीप भी आज हमारे लिए पूरा ज्ञात नहीं है। अन्य द्वीप और समुद्रों की बात क्या करेगा साइंस। जम्बू द्वीप जो एक द्वीप है ना, 1 लाख योजन इसका विस्तार है। इसकी जो चौड़ाई बोलते हैं, है ना, पूरा डायमीटर कह लो, कितना, 1 लाख योजन। आप बता देना पृथ्वी की आपकी जो खोज रखी है आपने, उसका विस्तार कितना है ना। तो ये 1 लाख योजन विस्तार में ये सारा का सारा जो जम्बू द्वीप समाया हुआ है, इस जम्बू द्वीप के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। इसमें पर्वत हैं, 6 कुलाचल पर्वत आएंगे, 7 इसमें क्षेत्र बने हुए हैं, समझ आ रहा है। अनेक गंगा सिंधु आदि इसमें नदियां हैं, बीचों बीच में एक विदेश क्षेत्र है, इसी में सब भोग भूमियां हैं, और उसी में मध्यम भोग भूमि भी है, जघन्य भोग भूमि भी है, उत्तम भोग भूमि है। सब आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। और पूरे उस विदेश क्षेत्र में बीचों बीच में एक सुमेरु पर्वत है, 1 लाख योजन ऊंचाई को लिए हुए। उस सुमेरु पर्वत पर भी अनेक वन बने हुए हैं, जिनालय बने हुए हैं, और विदेश क्षेत्र में भी अनेक नगरियां हैं जहां पर अनेक विभंगा आदि नदियां, बक्षार आदि पर्वत, ये सभी यहां बने हुए हैं। और इन सबसे ये पूरा जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र से लेकर ऐरावत क्षेत्र तक पूरा भरा हुआ है। अगर एक गोला, समझ आ रहा ना, 1 लाख किलोमीटर का एक एज्यूम करो, तो उस गोले के जो सबसे, अब गोला है तो एक डायरेक्शन इधर जाएगी, एक डायरेक्शन उधर जाएगी, तो ये कहलाएगी साउथ, वो उधर की तरफ कहलाना नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, समझ आ रहा है। तो इस साउथ डायरेक्शन में आप उस गोले के नीचे के जो पार्ट में एक वो बनाना, चाप, क्या बोलते हैं, कर्व, समझ आ रहा है ना।
तो वो ऐसा एक कर्व बनाना चंद्राकार, उतना ही बस केवल भरत क्षेत्र है जिसमें हम रहते हैं, और उसमें भी 6 पार्ट होते हैं। उसका एक पार्ट में हम केवल अभी बैठे हैं, अभी वो एक पार्ट की हम चर्चा करते हैं। वो पूरे भरत क्षेत्र की भी अभी पूरा विज्ञान खोज नहीं कर पाया है। पूरे जम्बूद्वीप की तो क्या करेगा, और असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बारे में तो क्या जानेगा। समझ आ रहा है? तो हम छोटी बुद्धि के लोग, हमसे मतलब सभी है ना, जो साइंस पढ़ करके अपनी बुद्धि को इतना ज़्यादा हम संकीर्ण कर लिए हैं कि हमें साइंस के थ्रू अगर कुछ बताया जाता है तो हम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, हाँ? तो हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बताया जा रहा है। और जो हमें बिल्कुल साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड है, जो साइंस अनादिकाल से, बिगिनिंगलेस टाइम से, उसके बारे में अगर हम कभी कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं या आप कभी भी कुछ सुनने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ साइंस नहीं है। हमें ये बताओ कि इस साइंस में कमी क्या है। इतना ही कि बस तुमको दिख नहीं रहा है। अगर यही लॉजिक है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको दिखता कितना है? जो अर्थ आपको यहां बताई जा रही है, जो आपको यहां पृथ्वी दिखाई जा रही है, क्या वो सब आपको दिख रही है? और जितना दिखता है क्या वही सच होता है? ये कोई लॉजिक है क्या? नहीं समझ आ रहा। जो ये लॉजिक बोलते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, अगर जितना दिख रहा है तो वही सच है। जो नहीं दिख रहा है वो जब हमारे सामने हमें कोई बता देता है, ऐसे अनेक प्लैनेट्स हैं, ऐसी अनेक गैलेक्सियां हैं, तो जब कोई बता दे रहा है तब तो हम उसको मान रहे हैं। तो हम भी तो आखिर किसी का कहा हुआ मान ही रहे हैं ना। आपने सभी गैलेक्सी देख तो नहीं ली, सभी प्लैनेट्स आपने कहां के कौन किसके राउंड में रोटेट कर रहा है आपने देख तो नहीं लिया, मान ही तो रहे हो। क्या क्या देख लिया आपने? समझ आ रहा है? तो हमें कहीं ना कहीं थ्योरी के थ्रू ही मानना पड़ता है। हमें जो किताब भूगोल की, विज्ञान की जो हमें मिली, हम उसके अनुसार मान रहे हैं। ये भी तो एक किताब है, इसके अनुसार भी तो जान लो। हम यूं नहीं कह रहे कि आप इसको बिल्कुल 100% सही मान लेना, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ो तो, एक बार आप इसको सुनने की कोशिश तो करो, समझने की कोशिश तो करो। मैं गारंटी से कहता हूं कि जो बच्चा साइंस का स्टूडेंट एक बार अगर इस जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो यहां पर हमें जूलॉजी सिखाई जाती है, ये अगर जियोग्राफी जो सिखाई जाती है, एक बार अगर ये इसको सीख लेगा तो अपने आप उसके दिमाग में ये बात आने लगेगी कि कुछ ऐसा है जो भले ही हमको दिखाई नहीं देता लेकिन है, क्योंकि इतना बड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन हर चीज का बिना अस्तित्व के नहीं हो सकता है। अब हमने कहा कि मान लो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, तो ये असंख्यात द्वीप समुद्रों का फैलाव कितना हो गया, उसकी भी नाप है। पूरा एक छोर से लेके दूसरे छोर तक असंख्यात द्वीप समुद्रों का, मतलब कि लास्ट का जो समुद्र है जिसे हम स्वयंभू रमण समुद्र कह रहे हैं, उसका एक छोर से दूसरे छोर तक देखोगे तो उसकी नाप है एक राजू। एक रज्जू जिसको बोलते हैं ना, उसकी नाप बन जाती एक राजू। अब आप पूछते हो एक राजू कितना होता है, चलो इसी से सीख लो, एक राजू इतना होता है। समझ आया कि नहीं आया? हम बोलते हैं 14 राजू ऊंचा लोक है। आपको एक दिन बताया था अधोलोक 7 राजू नीचे है, 7 में भी 2 राजू तक दूसरी पृथ्वी आ गई, फिर एक एक राजू के बाद में एक एक पृथ्वी आती चली गई। अगर आपको सीखना है तो आप सीखो। अब देखो हमारा दिमाग कितना खुला है, हम कितना सोच पाते हैं, कितना इमेजिन कर पाते हैं। समझ आ रहा है ना? और वो भी आप ये ध्यान के चलना कि ये दूना 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 विस्तार के साथ में बन करके एक राजू बना है। जो मैंने बताया कि इतने रोम बराबर वो जो है एक असंख्यात द्वीप समुद्र हो गए, तो वो असंख्यात द्वीप समुद्रों की टोटल माप जो है वो एक राजू के बराबर होगी। जितना ये तिर्यक लोक एक राजू के बराबर ये फैला हुआ है ना। अब इसी को आप ऊंचाई के रूप में ले लो, चलाओ दिमाग।
जो अभी तिर्यक लोक को ऐसे फैला रखा था, एक राजू है। अब हमें क्या देखना है? 14 राजू ऊंचा, पूरा लोक के बॉटम टू टॉप जो उसकी पूरी डिस्टेंस है वो 14 राजू की है। विचार करो अब। चलो 14 नहीं कर सकते हो, 7 राजू का विचार करो। 7 राजू पहले नीचे चलो मेरे साथ नरक तक, फिर वहां से आना, फिर 7 राजू ऊपर चलना, तब आपको पता पड़ेगा सिद्ध लोक कहां है। समझ आ रहा है? हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हमने अपनी 2 आंखों से जो देखा और वो छोटे से मोबाइल में जो देखा, बस उसके अलावा तो हमें कुछ भी दिखता है ही नहीं। अगर कोई चीज गप होती है ना, मैं भी जानता हूं ना गप क्या होती है, आप भी जानते हो गप क्या होती है, गप सब जिसको बोलते हैं, समझ आ रहा है ना? तो गप में कभी भी आपको एक्यूरेसी नहीं मिली किसी चीज की। समझ आ रहा है? हाँ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर चीज की बिल्कुल नपी तुली जो चीज होती है वो गप नहीं होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ किसी चीज में। मैं भी जानता हूं कि गप हो सकता है, चलो मैं भी मान लेता हूं, लेकिन कैसे? क्या देखोगे तुम दुनिया को? तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं? तुम्हारी बुद्धि कितनी सी है? बुद्धि को विस्तारित करना है तो आप ये जैन भूगोल पढ़ो। आपको ये द्वीप समुद्रों के ज्ञान से पूरे लोक के अंदर कितना राजू का विस्तार है, इसके ज्ञान से ही आपके ज्ञान में ये आएगा कि कितने जीव हैं। अब इन स्थानों में क्या है, सब पूरा लोक ये जीव से भरा है। हम एक क्षण में कह देते हैं हाँ 3 लोक में अनंत जीव हैं। ना हमें 3 लोक की कोई इमेजिनेशन होती है, ना अनंत जीवों की कोई नॉलेज होती है। नहीं छड़ाला पढ़ते ना, 3 लोक में जीव अनंत है, तो 3 लोक में जीव अनंत, ये तो हमने मान लिया। अब अनंत जीवों का विस्तार कितना, अनंत कितना कहलाता है? जब असंख्यात में हमारी बुद्धि, हमारी नसें ब्रेन की बाहर जा रही हैं, तो अनंत में क्या होएगा? उसको तो हम किसी भी तरीके से काउंट भी करके अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपकी बुद्धि के परे ही होगा वो, जबकि उसका भी कैलकुलेशन है। समझ आ रहा है? तो उस अनंत को हमने कभी अपनी बुद्धि के विस्तार से देखा नहीं। अब अगर थोड़ा बहुत भी हमारे सामने कोई चीज आ जाती है, जैसे मान लो लोक में कुछ चीजें शाश्वत हैं, एक तो बताया जाता है अयोध्या नगरी और एक सम्मेद शिखर, समझ आ रहा है ना? सिद्ध क्षेत्र और एक भगवानों का जन्म क्षेत्र, ये शाश्वत है, ठीक है ना? चलो शाश्वत भी सुन लिया हमने। कभी आप अपने दिमाग खोल के सोचे कि शाश्वत का मतलब क्या होता है? आज है, इससे पहले भी था, इससे पहले भी था, मतलब आज से 2-2.5 साल पहले जब तीर्थंकर वर्धमान थे तब भी था, उससे पहले पार्श्वनाथ थे तब भी था, नेमिनाथ भगवान के टाइम पे भी था, उससे भी पहले, समझ आ रहा? नमीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, मल्लीनाथ, उल्टे चलो आदिनाथ भगवान तक पहुंचो, कम से कम वहां तक तो पहुंचो। अब हर एक तीर्थंकर के टाइम के बीच में गैप देखना। जब आप वर्धमान से पारसनाथ की तरफ जाओगे तब तो थोड़ा सा कम टाइम गैप मिलेगा, है ना? 100-200 वर्ष में ही पूरा हो जाता है वो काल। फिर आगे और जाओगे 1000 वर्ष लग जाएंगे, 2000, 10,000। जैसे जैसे आप शांतिनाथ और उधर चंदव प्रभुत की टोंक तक जाते जाओगे, टोंक से मतलब उनके काल तक जाते जाओगे, तो ये काल जो है बीच में आधा पल्य, पौन पल्य, इतना गैप हो जाता है। पल्य माने असंख्यात वर्षों का गैप हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, हमने शाश्वत कह दिया, लेकिन शाश्वत के अनुसार हमने जाना क्या? अब जब बात आई सम्मेद शिखर की, इस टोंक से इतने करोड़, इतने कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज मोक्ष गए, तो अब आपके दिमाग में क्या आया? ये क्या लिखा है? कोड़ा कोड़ी का मतलब? आपने पूछा महाराज कोड़ा कोड़ी क्या होता है? हमने बता दिया। चलो, कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ में करोड़ को मल्टीप्लाई कर दो, कोड़ा कोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना? अब आपके दिमाग में आया कि जब ये करोड़ में करोड़ माने इतने मुनि महाराज मोक्ष गए, तो आपका विश्वास बनता है? अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? जब आपको ये पता हो कि उन तीर्थंकर के
बाद जो उनका काल चलता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी चले गए, अब उनका काल चल रहा है, ऐसे ही कोई भी बीच के तीर्थंकर कुंथुनाथ या रैनाथ, उनका काल चला है ना, तो वो काल जब तक कि दूसरे तीर्थंकर ना आएंगे तब तक उनके बीच का जो काल चल रहा है वो असंख्यात वर्षों का काल है। अब उस असंख्यात वर्ष के काल में क्या यहां मनुष्य नहीं थे? क्या सम्यक शिखर पर कोई साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए? क्या सम्यक शिखर से केवल ज्ञान प्राप्त करे कोई मोक्ष नहीं गए होंगे? अब उसमें अगर करोड़ 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 भी हमने गिन लिए तो कोई बहुत ज्यादा संख्या हो गई क्या? कोई शंख हो गया, नील महानील भी हो गया, तो कोई बहुत ज्यादा संख्या हो गई क्या? मनुष्य असंख्यात वर्षों का काल है, सभी साधना करते हैं और सभी मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। तो आपके विश्वास में वो चीज आती है कि नहीं आती, ये आपको देखना है। अब अगर आपको संख्यात के आगे असंख्यात तक का कोई भी अनुभव होगा, एक कुछ भान होगा, भीतर से कुछ आपको आभास सा होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब असंख्यात वर्षों का काल है और इतने मनुष्य यहाँ उत्पन्न होते रहे हैं, तीर्थंकरों के काल में ऐसे जीव हुए हैं, तो उनके जाने के बावजूद भी करोड़ करोड़ भी अगर मोक्ष हुए इस एक टोंक से या एक स्थान से, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर मैथमेटिक्स पढ़े हुए हो तो आपको ये सब चीजें सही ढंग से समझ में आएंगी, है ना। और नहीं पढ़े हो तो जैन मैथमेटिक्स पढ़ना सीखो, इसी पर पीएचडी करना सीखो, समझ आ रहा है, ताकि दूसरे भी लोग जो मैथमेटिक्स से पढ़ लेते हैं वो भी केवल लॉगरिथम उतनी ही ना जाने कि यहाँ पर एक बस सर्प जैसी आकृति बना दी, नीचे की छोर पर ए लिख दिया, ऊपर बी लिख दिया, बस उसी को ए प्लस बी ए माइनस बी करके ही सब फुर्सत हो गए। समझ आ रहा है? वो लिमिट हमारी 0 to इन्फिनिटी भी हो सकती है। इतना कोई भी अगर एज्यूम करने की हिम्मत रखेगा तो उसका गणित भी निकाल करके यहां दिखाने के लिए गणित बना हुआ है। आज के पढ़े लिखे जैन बच्चों से मेरा कहना है कि वो जिस तरीके से साइंस पढ़ते हैं उसी तरीके से मैथमेटिक्स भी पढ़ना सीखें, और इस तरीके की मैथमेटिक्स को दूसरों के सामने ला करके बताने की कोशिश करें, ताकि वो हमसे भी अच्छे ढंग से बता पाएंगे और हमसे भी अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तब आगे पढ़ने वाले बच्चों को उससे समझ में आएगा। तो कोई भी चीज जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में चल रही है उसको आप जानने की कोशिश जरूर करें, है ना। तो जम्बू द्वीप को आदि लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक इन असंख्यात द्वीप और समुद्रों में हर एक समुद्र का विस्तार पिछले वाले द्वीप से दुगना दुगना है ना। पिछले वाले समुद्र से नहीं, पिछले वाले द्वीप से। और वो कैसा है? वलय की आकृति वाला है ना, रिंग टाइप का। तो एक जम्बू द्वीप को अभी छोड़ दो, क्योंकि जम्बू द्वीप का तो आकार जो है वो थाली के आकार जैसा बनता है। उसके बाद शुरू हो जाओ, है ना, लवण समुद्र, फिर उसके बाद कालोदधी समुद्र, फिर उसके बाद धातकी खंड द्वीप, और ये सब जो है दुगना दुगना रिंग टाइप, बस उसके अराउंड में डबल डबल इस तरीके की व्यास की उसकी रिंग, चौड़ाई की उसकी रिंग जो है आगे आगे बढ़ाते चले जाओ। और फिर आप देखो कि ऐसा जो हमें एक विस्तार के साथ में मध्यलोक दिखाई देता है, ये ही जो है द्वीप और समुद्रों के माध्यम से पूरा भरा हुआ ये लोक है ना। हर एक चीज व्यवस्थित ढंग से बताई गई है। ये भी बताया गया है कि इसमें जो समुद्र हैं, उन समुद्रों में जो पानी होता है, समझ आ रहा है, उनका टेस्ट कैसा होता है? लवण समुद्र का टेस्ट तो लवण जैसा ही है, उसका नाम है, ठीक है ना। आगे हम बढ़े, कालोदधी समुद्र है, ये कालोदधी समुद्र है, और इसके बाद में जो लास्ट में जो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, ये ऐसे समझ लो एक कर्म भूमि से संबंधित ये समुद्र हैं। तो इनका टेस्ट पानी जैसा है। कैसा है? हाँ। और जो बीच में एक पुष्करवर द्वीप का जो समुद्र आता है, उसमें कुछ उसमें स्वाद है ना, मीठा है, हनी जैसा। हनी नहीं है वो, हनी जैसा मीठा स्वाद भी है ना। पानी जैसा भी है और हनी जैसा मीठा स्वाद भी है, ठीक है ना। आगे के जो समुद्रों में हमने नाम बताए थे आपको, जैसे घृतवर द्वीप है ना, ये सब पानी जैसे हैं। लेकिन जो हमने बताया इक्षुवर द्वीप, ये इक्षु के ही स्वाद का है। और उसके आगे के जितने भी द्वीप समुद्र हैं,
है ना, ये सभी इच्छु रस के स्वाद जैसे वाले हैं। इच्छु के स्वाद, इच्छु माने होता है गन्ना। तो हर चीज की यह व्यवस्थित जो रचना हमें सुनने पढ़ने को मिलती है, ये कहलाता है करणान योग का ज्ञान। आपने इतनी देर तक ये वर्णन सुना, समझ आ रहा है? जो चीजें सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत हैं और जो चीजें अपने आप में बिल्कुल व्यवस्थित हैं, उनमें यदि हम अपना ज्ञान लगाते हैं तो उनमें हमें कभी राग द्वेष नहीं होगा। हम अगर आपकी बात करेंगे, आपके घर की बात करेंगे, आपने जितना देखा है उसकी बात करेंगे, तो राग द्वेष होंगे। तो सबसे बड़े प्रयोजन इस करणान योग को जानने का यह है कि उतनी देर तक हमारे परिणाम राग द्वेष से रहित होते हैं, और जब हम अपने ज्ञान का विस्तार इतना कर लेते हैं तो हमारा राग द्वेष काफी कुछ कम इस ज्ञान से हो जाता है। ये हमें प्रयोजन भी साधना है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे